सोचिए, एक तरफ चीन में सीमा की चौकसी, दूसरी तरफ रूस में दोस्ती की गर्माहट, जापान में निवेश की तलाश और अमेरिका में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बातचीत। भारत सरकार के चार बड़े चेहरे इस वक्त चार अलग अलग मोर्चों पर डटे हुए हैं। अजीत डोभाल चीन में है, एस जयशंकर रूस में है, पीयूष गोयल जापान में है और निर्मला सीतारमण कनाडा अमेरिका के दौरे पर निकल रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये महज चार अलग अलग सरकारी दौरे हैं या फिर पर्दे के पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति और आर्थिक पटकथा तैयार हो रही है। क्या कहावत है कि एक तीर से दो शिकार करना हो तो निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ता है। भारत भी कुछ ऐसा ही करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीमा पर सुरक्षा, दूसरी तरफ पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते, तीसरी तरफ जापान से निवेश और चौथी तरफ अमेरिका कनाडा के साथ आर्थिक मोर्चा। यानी दिल्ली में सरकार लेकिन नजर पूरी दुनिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। आज की इस खास एक्सप्लेनर में समझेंगे कि आखिर भारत के चार बड़े मंत्री एक साथ चार अलग अलग देशों में क्या संदेश दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति को अगर एक बड़ी शतरंज की बिसात मान ले तो इस वक्त भारत ने एक साथ कई मोहरों को मैदान में उतार दिया है। लेकिन यहां सबसे खास बात यह है कि इन चारों दौरों का एजेंडा अलग अलग है। अजीत डोभाल सुरक्षा और सीमा, एस जयशंकर रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते, पीयूष गोयल व्यापार और निवेश और निर्मला सीतारमण वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेश। अब एक एक करके समझते हैं कि इन चार लोगों का क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। डोभाल इस वक्त चीन के बीजिंग में है और भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते में सीमा विवाद सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है। गलवान के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो खटास आई उसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं रहा, व्यापार प्रभावित हुआ, सैन्य तैनाती बढ़ी और दोनों देशों के बीच विश्वास का संकट भी पैदा हुआ। अब धीरे धीरे बातचीत का रास्ता खुल रहा है और इसी दौर में अजीत डोभाल का चीन पहुंचना काफी मायने रखता है। यहां भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? सीमा पर शांत और स्थिरता, क्योंकि भारत का साफ संदेश रहा है कि सीमा पर शांति होगी तभी दोनों के रिश्ते सामान्य दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यानी बात सीधी है, आग भी नहीं भड़कानी है और अंगार भी नहीं दबाना है। भारत चाहता है कि सीमा पर तनाव कम हो लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता भी नहीं हो। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में भारत आने की संभावनाओं की चर्चा में इस पूरे घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना देती है। अगर उच्च स्तर पर भारत और चीन के बीच मुलाकात होती है तो उससे पहले जमीनी और कूटनीतिक माहौल तैयार करना जरूरी होगा और अजीत डोभाल की बातचीत को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। अब चलते हैं रूस विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत और रूस का रिश्ता कोई आज का नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और रणनीतिक साझेदारी रही है। लेकिन आज की दुनिया 20 से 30 साल पहले वाली दुनिया नहीं है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव है, अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा है और भारत खुद को इन बड़े शक्ति समीकरणों के बीच अपने हितों के हिसाब से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में जयशंकर का रूस दौरा सिर्फ मुलाकात और फोटो सेशन नहीं है। यहां बड़ा मुद्दा है व्यापार, ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक सहयोग। भारत रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक रणनीतिक तेजी से बदल रही है। भारत की नीति यहां भी काफी साफ दिखाई देती है, ना दोस्ती में अंधापन, ना दुश्मनी में जल्दबाजी। भारत हर देश के साथ अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से रिश्ते बनाए रखना चाहता है और यही वजह है कि रूस के साथ रिश्ते भारत के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सितंबर में पुतिन की संभावित भारत यात्रा की चर्चा भी जयशंकर के दौरे को और खास बना देती है। यानी पहले से जमीन तैयार, फिर बड़े स्तर की मुलाकात और उसके बाद संभावित बड़े फैसले। अब बात करते हैं जापान की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर हैं। लेकिन इस दौरे की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि मंत्री जापान गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ 200 से ज्यादा कारोबारियों का प्रतिनिधि मंडल भी है। यानी यहां सरकारी बातचीत के साथ साथ सीधे बिजनेस कनेक्शन पर जोर है। भारत जापान से क्या चाहता है? निवेश और जापान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जापान के पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग का लंबा अनुभव भी है। सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, क्लीन एनर्जी, स्टील टेक्नोलॉजी, इन तमाम क्षेत्रों में भारत जापानी कंपनियों की मौजूदगी बढ़ाना चाहता है और यही भारत की बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। भारत चाहता है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां सिर्फ भारत में सामान बेचे नहीं बल्कि भारत में बनाए भी, यानी माल भी भारत में बने और बाजार भी भारत का इस्तेमाल करे। इससे रोजगार बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, निवेश आएगा और भारत की सप्लाई चेन मजबूत होगी। अब इस चीन के संदर्भ में भी समझिए, दुनिया की कई कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर डाइवर्सिटी करना चाहती है। भारत चाहता है कि उस बदलाव का बड़ा फायदा भारत को मिले और जापान इस रणनीति का अहम साझेदार बन सकता है।
अब आते हैं चौथे और बेहद महत्वपूर्ण मोर्चे पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका के दौरे पर रहेगी। यही दौरा सीधे भारत की आर्थिक कूटनीति से जुड़ा हुआ है। कनाडा में आर्थिक और वित्तीय संवाद और अमेरिका में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधिमंडल। असली सवाल है, भारत इन देशों से चाहता क्या है? जवाब है निवेश, आर्थिक सहयोग और वैश्विक वित्तीय मामलों में भारत की मजबूत भूमिका। भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में सिर्फ घरेलू बाजार मजबूत करना काफी नहीं है। भारत को विदेशी निवेश चाहिए, नई तकनीक चाहिए, नए बाजार चाहिए और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में अपनी आवाज भी मजबूत करनी है। सीतारमण के दौरे में वैश्विक निवेशकों और बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी संदेश साफ है, भारत सिर्फ बाजार नहीं, निवेश का ठिकाना भी है। अब सवाल, इन 4 दौरों का एक साथ क्यों देखें? यही से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर आप चारों यात्राओं को अलग अलग देखेंगे तो ये सामान्य सरकारी दौरे लग सकते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ देखिए तो एक तस्वीर बनती है। चीन सुरक्षा, रूस राजनीतिक साझेदारी, जापान निवेश और टेक्नोलॉजी, अमेरिका कनाडा वैश्विक अर्थव्यवस्था। यानी भारत एक साथ अपनी सुरक्षा, कूटनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था चारों मोर्चों पर काम कर रहा है। इसे आप भारत की मल्टी इंगेजमेंट डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। मतलब भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह बंधने के बजाय अलग अलग देशों के साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते मजबूत करता है। रूस से सुरक्षा और ऊर्जा, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और निवेश, जापान से मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और चीन के साथ सीमा विवाद को मैनेज करने की कोशिश। यानी भारत की विदेश नीति में एक बात साफ नजर आती है, जहां फायदा वहीं साझेदारी है, जहां चुनौती वहां बातचीत और तैयारी। क्या यह चीन और अमेरिका के लिए भी संदेश है? अब जरा बड़े कैनवास पर तस्वीर देखिए। चीन के साथ भारत सीमा पर बातचीत कर रहा है, उसी समय रूस के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं, जापान के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाया जा रहा है और अमेरिका के साथ वित्तीय और आर्थिक संवाद जारी है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत के किसी देश के खिलाफ कोई मोर्चा बना रहा है, बल्कि भारत यह दिखा रहा है कि भारत के पास विकल्प है और यही आज की भू राजनीति में सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि कहावत है, जिसके हाथ में जितने ज्यादा विकल्प उसकी बातचीत में उतना ही ज्यादा वजन। भारत इसी वजह को बढ़ाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। चारों यात्राओं का एक साधा सूत्र है, राष्ट्रीय हित। डोभाल का एजेंडा है सुरक्षा, जयशंकर का एजेंडा है रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी, गोयल का एजेंडा है व्यापार और निवेश, सीतारमण का एजेंडा है वैश्विक आर्थिक सहयोग। और इन सबको जोड़ दे तो तस्वीर बनती है एक ऐसा भारत जो सुरक्षा में मजबूत होना चाहता है, अर्थव्यवस्था को बड़ा करना चाहता है और वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि इन 4 दौरों को सिर्फ विदेश यात्राएं कहना शायद तस्वीर को छोटा कर देना होगा। तो कुल मिलाकर एक ही समय में भारत के 4 बड़े चेहरे 4 अलग अलग देशों में हैं। बीजिंग में अजीत डोभाल सीमा पर शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, मॉस्को में जयशंकर रूस के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, टोक्यो में पीयूष गोयल जापानी निवेश और व्यापार को भारत की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और कनाडा अमेरिका में निर्मला सीतारमण भारत के आर्थिक हितों को, वैश्विक वित्तीय भूमिका को मजबूत करने जा रही है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन मंत्री कहां गया, असली सवाल है भारत एक साथ इतने मोर्चों पर क्यों सक्रिय है। जवाब शायद यही है, आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सेना काफी नहीं है, सिर्फ मजबूत अर्थव्यवस्था भी काफी नहीं है और सिर्फ अच्छी विदेश नीति भी काफी नहीं है। तीनों का तालमेल ही किसी देश को बड़ी ताकत बनाता है और भारत इस वक्त इसी तालमेल को साधने की कोशिश कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों दौरों से भारत को क्या ठोस नतीजे मिलते हैं। क्या चीन के साथ सीमा पर भरोसा बढ़ता है? क्या रूस के साथ आर्थिक साझेदारी और गहरी होती है? क्या जापान से बड़ा निवेश आता है? और क्या अमेरिका कनाडा के साथ आर्थिक सहयोग भारत के लिए नई संभावनाएं खोलता है? क्योंकि बिसात पिच चुकी है, माहौल चल चुके हैं, अब नजर नतीजे पर है। आपको क्या लगता है, भारत के लिए इन चारों में सबसे अहम मोर्चा कौन सा है? चीन, रूस, जापान या अमेरिका? कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।